नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा स्वागत है। जय माता। आप सभी का हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं शुरू करने वाला हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अपनी पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे और मैं एक प्रश्न लाया हूँ आप सभी के लिए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कृपया कर अभी अवश्य सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, 72,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मिनट देखते हैं हो रहा है। हाँ, अधिकार था। देखो, हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आर मतलब रेट टू टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे रेट टू टाइम लगाकर। तो हमें क्या बताया कि इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे रेट टू टाइम। रेट कितना है, मतलब 10% की दर से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 10% वार्षिक दर से मतलब कि कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर से। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 5% के दे दिया, मतलब 15% हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नहीं 15% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए समान दर से साधारण ब्याज। ठीक है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे ऊपर क्या रखना है। देखो, ये क्वेश्चन दो में डिवाइड है। एक है तुम्हारा मतलब सिंपल इंटरेस्ट बारे में बता रहा है, और ये तुम्हारा बता रहा है सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, आप देखो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो हमारे यहाँ 15%। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो रेट होता है ना उसका आधा होता है और टाइम का दुगना करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अर्धवार्षिक में। तो हमारा वो कितना 10% का आधा, यानी कि 10% बटा 2 गुणे 2 गुणे टाइम कितना है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष एक तुम्हारा हो गया 1.5 रेट गुणे टाइम। तो ये होगा 5% गुणे मतलब कि 1.5 है मतलब 3 हो जाएगा। तो 5 दिए मतलब। अब देखो कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5% की दर से अगर CI निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो 3 वर्ष के लिए मतलब 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के मतलब T बराबर 3 ईयर। कैसे निकालेंगे, मतलब कि 5% यही करके निकालेंगे ना, यही करके निकालेंगे ना। हाँ, ये हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे ना। तो मतलब 5 गुणे 5 हमें 5 गुणे 5 बटा 100, 5 का 10 धन 50 25 बटा 100। तो 10.25 ये आ गया। अब इसको निकालेंगे इन दोनों को, मतलब कि 10.25 धन 5% धन 10.25 गुणे 5 बटा 100। तो यहाँ पे 15.25 धन यहाँ 50 25 5 मतलब 2 5 10 2 12 2 हाथ मिलावे के 5 2 हाथ मिलावे यहाँ पर 5 25 आ जाएगा। 51.25 हो जाएगा 100। यहाँ पर नीचे एक बार यहाँ पर 10 हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब देखो यहाँ पर 15.25 में जोड़ेंगे 51 25, लेकिन 4 0 तो यहाँ पर 1 दशमलव लगा देंगे। ठीक है, नहीं अब देखो 51 25 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, अगर 15.25 में अगर हम जोड़ेंगे 0.5125 तो आएगा 5256 5 7 15.76। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 15.76, मतलब कि 7625। देखो भाई, एग्जाम में ऐसा मत करना, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सभी को याद करके जाना, इन सभी को हल्के भी मत लो, ये सभी याद करके जाओ। ठीक है, नहीं अभी इनसे भी कोई काम नहीं। हाँ, ये सभी याद करके जाना। ठीक है, अब बोला है कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो अब देख रहे हैं इनके बीच में हमें अंतर कितना है 0.7625। अब हमें पूछा है कि मतलब कि अंतर कितना, तो अब यहाँ पर राशि कितना है, तो मतलब कि ये है प्रिंसिपल गुणे रेट करके यहाँ पर निकालेंगे। तो मतलब कि जो डिफरेंस अंतर, तो प्रिंसिपल गुणे रेट प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये रेट है मतलब
इतना समझ आया कि नहीं बताना। हाँ ठीक है भाई चल रहा है। तो डिफरेंस बराबर होगा 72000 गुणे 7.25। यहाँ पर दशमलव मतलब कि दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो चलाएंगे, 1 2 3 4, और दशमलव यहाँ पर आएंगे तो परसेंटेज होगा। क्या दशमलव था, दशमलव हटाया तो अभी यहाँ पर 4 जीरो लाया, अब 3 जीरो से कट गया, बचा यहाँ पर 3 जीरो। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा आंसर आएगा 504 अगर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करेंगे पूरा वगैरह तो आएगा, नहीं तो कर दिखा दीजिएगा 50, 5 कम 5 और फिर 5 के 15 और फिर मतलब कि हाँ 5 15 और फिर 5 दूनी 10 और फिर 50 25, फिर मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 50 आता 5 10 5 दूनी 10 और फिर 3 13 5 6 30 50 25। अब यहाँ से पूरा कर देंगे, यहाँ पर मतलब कि 2 5 6 10 18 दूनी 36 5 कम 5 50 25 1 2 5 15 यानी 53 गुणे 18 करो कितना आएगा 8 ये 24 5 8 16 8 ये 24 4 16 हाँ उतना ही आएगा, मतलब इतना ही आ जाएगा इसमें 5 2 4 में। तो आइए इसी प्रकार से मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। धन्यवाद। आइए इससे बीच में चलते हुए हम अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर भी कर दीजिएगा, इतनी आपसे गुजारिश है, ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन। जय महाराज। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखो मूल्य, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, क्या दिया गया यहाँ पर फ्रैक्शन 7/8 है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, मतलब कि ये तुम्हारा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और ये तुम्हारा क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। तो 25% हम जानते हैं 25/100 बोले तो 1/4 क्या है लाभ है, तो प्लस में मतलब कि एक बार वो जुड़ेगा तो मतलब कि 4 1 5 5/4 होगा, क्योंकि एक कॉस्ट प्राइस होगा तो यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस होगा, तो यहाँ पर ये होगा हमारा प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर एक होगा हमारा सेलिंग प्राइस, कुछ समझे कि नहीं। और यहाँ पर एक मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस कॉमन है तो सेलिंग प्राइस बीच में लिखेंगे और मार्केट प्राइस यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझे कि नहीं, आए समझ में। देख लेते हैं हाँ रिकॉर्ड ब्रेक, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं, आइए देखिए मार्केट प्राइस यहाँ पर है 8 और फिर सेलिंग प्राइस यहाँ पर है तुम्हारा 7 8 9 7 और यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस क्या कितना है 5 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 4, ठीक है। इतना हमें लिखने के नहीं, इसके नीचे हमने इसको लिख लिया, इसके नीचे ऐसे लिख लिया और हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी मतलब कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब देखो हमने इसको संतुलित करने के लिए क्या करें पता है, यहाँ पर 7 है 5 है, ऐसा क्या बोला होगा जो दोनों को हमें सेम कर देगा, तो हम इसको 35 बना सकते हैं। 7 गुणे 5 करके 35 बना देंगे और यहाँ पर 5 गुणे 7 करके 35 बनाएंगे तो 35 बन जाएगा। तो अब जब यहाँ पर 5 गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 5 गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब 7 से गुणा हुआ तो यहाँ पर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो गुणा होगा 8 बच्चे 40 तो 5 और 35 मतलब सेम हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा नहीं, मतलब 35 है अनुपात बन रहा है 7 से 28, ठीक है। इतना समझा है कि नहीं, ये सब हमने रेशियो लिख लिया। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पेड़ है आम के पेड़ से आम का पेड़ ही उगता है, तो उसी प्रकार से कि मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस बनता है, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस बनेगा और कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस बनेगा। समझ आएगी। अब क्या पूछा था कि घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, कितना % अधिक है। मार्केट प्राइस था नहीं, ऐसा कर सकते हैं घड़ी का अंकित मूल्य कितना % दिया, कितना दिया है 12 दिया है, 8 2 10 और फिर 2 3 4
यहाँ पर हो गया मतलब कि प्लस में 12 अधिक है किस पे, किससे मतलब कि क्या बोलता है कहाँ पर घड़ी का अंकित मूल कह रहे मूल से मतलब किससे सीपी से 28 से कितना अधिक है 100% अधिक, किसी को पीछे अपने आप में 100% अधिक है। ओके अब यहाँ पर 2 6 12 यहाँ पे 14 2 28 2 3 6 2 7 14 यानी आप लोग 300/7। आइए देखते हैं 300/7 को भाग देते हैं क्या आ जाएगा। 7 चौक 28 2 30 7 दूनी 14 6 और फिर यहाँ 0.0 7 8 56 6 4 यहाँ पर मतलब 10 मतलब 0 था 7 25 35 मतलब ऐसे और हम कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर तो यहाँ पर आ सकता है 42.86%। ये इतना परसेंट अधिक है, ये है हमारा प्रतिशत। हमारा अच्छा लगा। तो अगर वीडियो को समझ अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। तो इसी में मिलते हैं अगले सेशन में। आइए इसी में बनते हुए क्वेश्चन करते हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 रुपए मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाला हानि क्या कीजिए। क्या बोलता है, हमें क्या कह रहा है, अनुपात दिया गया है। मान लीजिए कि पहला अनुपात है 3:2:1। मतलब कि देखो मान लो कि देखो एक मतलब कि एक बड़ा टुकड़ा था हीरा। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है और 6084 रुपए मूल्य के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, पहला दूसरा तीसरा। इन तीनों टुकड़ों को अगर हम काट देंगे तो बड़ा वर्ग बनेगा। तो बोलता है कि मतलब इसका वर्ग का मतलब कि जो भी इसका स्क्वायर का, इसका मतलब स्क्वायर का, इसका वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ठीक है, तो देखिए अभी तो 3:2:1 कितना है बताओ, या देखो या देखो 3:2 कितना है, 3 भी 5 1 6 टोटल 6 हुआ ना। अब बोल रहा है कि जिसका वजन 3:2 वो अनुपात में वो एक होता है, उसका वजन वर्ग के साथ बदलता रहता है। तो मतलब ये कि जो 3 है इसका वर्ग करेंगे, 3 दिया 9, जो 2 है इसका भी वर्ग करेंगे भैया, 2 दूनी 4, 1 है इसका भी 1 का वर्ग करेंगे 1, और 6 है इसका भी वर्ग करेंगे 6 कम से कम 36। अब बोल रहा है कि मतलब कि टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 9 4 13 कितना हुआ बताइए, 9 4 13 1 14, 9 9 4 13 1 14, और यहाँ पे कितना 36। ये तो इससे मतलब कि हानि पर से पूछ रहा है ना। तो बताओ कि ये चीज इससे कितना कम है, इससे ये चीज कितना कम है बताओ। 3 से 4 है तो 3 से 1 है तो 22 कम है, किसपे 36 पे। मतलब कि हानि परसेंट लोड परसेंट बराबर 22 की कमी किसपे 36 पे, क्योंकि जो पढ़ वाला चीज है उसी पे कमी होगी। तो फिर सब पूछ रहा है और प्लस में पूछ रहा मतलब कि इसका पूरा दाम दिया गया है 6084 रुपए, क्योंकि जो रुपए है उसका भी तो कहीं ना कहीं हिसाब होगा। अब हमारा आएगा 11 18 9 50 550 गुणे भागे 9 गुणे 6084, 3 दिया 9, 3 दिया 9, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8 3 8 24 2028। तो अगर हम इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अब 37 18। वन मिनट हाँ आप देख लेते हैं। देखो भाई ध्यान दे फिर से कि ये चीज इस पे कितना कम है, दिखा नहीं 22 कमी है कि नहीं, है कि नहीं। 36 से 14 कितने 22 की, मतलब कि 22 कमी है 36 पे, तो बेटा 100 पे कितना होगा। तो इस मतलब ये हमारा निकाला रोज पे, तो इसका दाम कितना दिया है, मतलब कि 6084 रुपये इसका दाम दिया है। तो आप देखो 11 18 9
50, 11 बजे 550 भागे 9 पूरे 6084, 3 दिया 9, मतलब यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, मतलब क्या होगा 3 2 6 3 4 2 28 यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, गुणा करने से आएगा हमारा 3718 3718 रुपये। यहाँ पर डबल जीरो भी आ जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन संबंधित जो भी आएगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अपने इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में बनते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक, अगर आप सभी देख रहे होंगे तो। एक रेट का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है, रुपये है 1000 अंकित मूल्य। क्या दिया है, जो दिया है उससे लिख लो। मार्केट प्राइस इज गिवन रुपये 1000, 16% छूट, डिस्काउंट इज गिवन इज 16% की छूट पेशकश की गई थी। यदि 5% का लाभ प्रॉफिट इज गिवन टू 5%, 5% का लाभ हुआ होगा तो लेखक की लागत हुई। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन द क्वेश्चन। तो हमें एक देखो, हमें इससे संबंधित हमें आंकड़े दिया है, इससे संबंधित एक फॉर्मूला है। मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ये होता है मतलब कि 100, मतलब कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस में प्रॉफिट, तो 100 और यहाँ पर 100 माइनस में डिस्काउंट, यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना दिया गया है 1000 बटा कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, और 100 प्लस में प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट 5% बटा डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट 16%, और यहाँ पर दिख रहा है ना 1000 बटा 105% बटा 10 में 6 गए 4, यहाँ पर 9 में 6 गए 84% कटेगा। यहाँ पर क्या होगा 5 गुना 5 कम 5, मतलब कि यहाँ पर 200, यहाँ 5 से कट गया। यहाँ पर 21 से कम 21 24 84, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया 4 दूनी 800 रुपये, यहाँ पे आ गया आपका का आंसर, ठीक है। लागत मूल्य जो है ना 800 रुपये है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बने रहिएगा भाई, भाग मत जा। आइए इसी में अगला क्वेश्चन में बनते हुए आप सभी के सहयोग से अगला क्वेश्चन सभी समय प्रस्तुत है, देख लेते क्या। एक राशि मान ली गई और 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। देखो भाई, अगर लास्ट में की गई मतलब ली गई ऐसे आए तो वो अक्सर अमाउंट को रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है। जिससे 4% चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो उधार ली गई राशि लिख देते, तो हमने 4% हमने लिख देते हैं। पहले इसका आंकड़ा लिखना होगा 4 मतलब 4/100 बोले तो 1/25, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और यहाँ पर हमारा बनेगा मतलब कि अमाउंट, यहाँ पर हमारा बनेगा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देते भाई। प्रिंसिपल है 25 और अमाउंट क्या होगा 25 धन 1, मतलब कि कह सकते हैं क्या बोलते हो 26, ठीक है। और बोलता है कि मतलब किसको, और हाँ ली गई 2 समान वार्षिक, मतलब है कि ये चीज है ना, मतलब कि समान मतलब कि 2 वर्ष के लिए है, तो मतलब 25 का स्क्वायर होगा 25 × 25 होगा 625, और 26 × 26 होगा मतलब कि 676। ये तो इसका मतलब कि देख लो इसका कारण रहेगी t बराबर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर मतलब वर्ग किया गया, ठीक है कि नहीं। अगर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर देखो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का 625 ये है। अब देखो ये हमारे 2 किस्त हो गई, पहली किस्त और दूसरी किस्त, ठीक है कि नहीं। हमारी 2 किस्त हो गए, ये पहले प्रारंभिक किस्त थी, ये मतलब कि इसके बाद जब हो गई मतलब कि प्रारंभिक किस्त 25:26 में थी, लेकिन 2 साल के बाद 625:676 हो गई, ठीक है। कुछ समझ आया कि नहीं। पहले तो 25:26 में थी पहले वर्ष में, लेकिन दूसरे वर्ष में तो 625:676 हो गया, ठीक है कि नहीं। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर तो जय माता, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि 2 समान वार्षिक किस्तों, समान
तो मतलब समान वार्षिक किस्त जो अमाउंट है ना ये वार्षिक किस्त को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 26 का यहाँ पर भी करेंगे गुणा, यहाँ पर भी करेंगे गुणा, ठीक है नहीं। तो 26 से 25 कितना आएगा इसको, अगर 26 से 25 यहाँ पर दो एक पहला दूसरा 26 में 25 कितना होगा और 650 और ये होगा 625, ठीक है होगा कि नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। देखो कितना है 5 5 10 12 और यहाँ पर 26 गुण 26 कितना है ये आएगा 676 आएगी नहीं, मतलब 676 यही आएगा ना। अब इनको प्लस जोड़ेंगे कितना आएगा 6 6 12 2 7 14 15 5 6 6 12 13 6 6 12 13 1352 आ गया। मिला लेते हैं 1352 बस। तो ली गई राशि कितनी, उधार ली गई राशि, तो उधार ली गई राशि मतलब कितने 1275, मतलब कि नहीं कह सकते। देखो हाँ ये देख तो जो क्षेत्र है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 980 को। क्यों कर रहा है, क्यों करेंगे कि 980 की दो समान वार्षिक किस्तों, क्या आपको ये क्या है यहाँ पर आपको दो समान किस्त नहीं दिख रहा है, देखो देखो समान किस्त है कि नहीं, 26 और 26 तो समान किस्त है कि नहीं, दो समान किस्तों और जबकि वार्षिक 980 है। तो मतलब कि 676 980 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज करेगा 980 भागे 676, ठीक है कि नहीं, तो समझा कि नहीं 980 भागे 676। तो यहाँ पर 980 भागे 676, तो हमें पूछ रहा है क्या याद करना है, उधार ली गई राशि कितनी थी 1275, तो याद करना बस। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देना उत्तर आ जाएगा, ठीक है नहीं। मल्टीप्लाई हम अगर यहाँ पर अगर फटाफट अगर हम काट ही करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर तो 1850 उत्तर आ जाएगा। समय बचाने के लिए बता दिया 1850 उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक्स। तो चलिए इसे जय महाकाल। इसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले चरण में देखते हैं कि आगे क्या हमें प्रश्न दिया जाए। आगे के प्रश्न हमने एक चीज ध्यान देना है कि जो मत से संबंधित प्रश्न हो गए, अगर यहाँ पर सकारात्मक बात कर रहा है तो सकारात्मक हिसाब लिखना है, और यदि अगर नकारात्मक बात कर रहा है तो नकारात्मक बात लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल कुल लोगों ने 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले, ठीक है। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदान सूची में कुल कितने लोग शामिल है। तो ऐसे प्रश्नों बहुत सरल होते हैं, बस एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि जो मत है यदि इसमें जिनकी संख्या ज्यादा है तो उन्हीं को लेकर चलना है। देखो अगर यहाँ पर देखो एक चीज तुम यहाँ पर ध्यान दोगे, देखो वैध है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा वैध है, वैध मत है, मतलब कि तो तुम्हें सबको ही तुम्हें सकारात्मक देके बनाना, जो अवैध है इसको भी तुम्हें एक ही बनाकर देना है, तुम्हें मत बना देना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे फॉर्मूला। देखो यहाँ पर मान लीजिए कि कुल फॉर्मूला x है, मतलब यहाँ पर कुल लोगों की संख्या मान लो कि x है, ठीक है x है। में 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले, इस तरह में 90% लोगों ने मत डाले, और डाले गए मतों में से 15% अवैध है, 15% अवैध है, मतलब कि अगर इसमें से 15% अवैध था तो वैध कितने थे 85% थे कि नहीं, ये थे तुम्हारा वैध, ये थे तुम्हारे अवैध है। अगर पूरी मत से अवैध घटा दोगे तो वैध ही तो बचेगा, वैध 85%, ठीक है। जय महाकाल। तो जीता वैध मतों के 60% मत, देखो वैध यहाँ की बात की तो 60% की बात यहाँ पर हो जाएगी, ओके। मत प्राप्त की यदि जीता ने कुल, आप देखो उपस्थित नहीं, मतलब कि x का 90% 50% 60%, और यदि जीता ने कुल कितने प्राप्त किए
91,800 कुल वाइज का। देखो यहाँ पर मतलब कि कितना कुल लोगों की संख्या हमने मान ली x है। फिर देखो मत डाले गए, देखो मत डाले गए, मत डाले गए 90%। और देखो 50% वैध है और ये भी है 60%, मतलब कि वैध वैध मत 60% वैध मत, वैध मत बराबर कुल वैध मत। देखो वैध की बात कर रहा है, कुल वैध मत, इससे मैंने आपको बता दी। अब बस इसको कैलकुलेशन कर देना आ जाएगा। तो नंबर देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड का, हो रहा है। बस ये बहुत सरल था, बस करना नहीं था। x गुणे 90/100 गुणे 85/100 गुणे 60/100 बराबर 91,800। जीरो से जीरो गया और फिर मतलब कि यहाँ पर 85 बचा, 60 से 60 गया, 5 से घटा दो 17 बचे 87, 3 बचे 100। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है नहीं। अब यहाँ क्या लेते हैं पूरा x बराबर 91,800 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 10, ठीक है, बटा 9 गुणे 17 गुणे 6। अब यहाँ पर काटेंगे भैया, यहाँ पर काटेंगे भैया, काटेंगे काटेंगे 91 ना, हाँ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1200, 9 दूनी 18 का 8 नहीं 102 होना चाहिए। 9 दूनी 18 का 8 चलो 1, 9 एकम 9, हाँ 17 7 6 42 6 12। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल करो, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल, यहाँ पर x बराबर आएगा 20 के आगे 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो को समझे तो उसके पर लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा प्लीज। यहाँ पर दवाई 20 है। आइए चले इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ए 10 दिन में एक काम का 2/3 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। देखो उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बी से इसका काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई इसके लिए बना लेते हैं। ए 10 दिन में काम का 2/3 हिस्सा, ए ने क्या किया 2/3 देखो ए ने 2/5 हिस्सा काम किया 10 दिन में, और जबकि जो बी है उन्होंने 1/2 हिस्सा काम किया कितने दिन में, काम किया मतलब कि आगे 10 दिन में, 10 दिन। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो ध्यान देना, अब क्या होगा मतलब कि यहाँ पर ए का काम निकाल लेते हैं 10 गुणे 5/2, तो समझ आएगा नहीं, ये 5 वापस उड़ेगा और नीचे चला गया, तो यहाँ पर 2 बच्चे 10 मतलब कि 50 25 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि और फिर यहाँ पर 3 इस प्रकार से 10 गुणे 2/1 मतलब कि 20 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब देखो मतलब है कि ए ने काम किया 25 डे में, बी ने काम किया 20 डे में। अब देखो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 25 में 50 100 होगा, 25 चौका 100, 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इन्होंने क्या होता है बी 10 दिन काम की सब पूरा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, हमने यहाँ तक पूरा कर लिया। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया। अब देखो पहले देखो इसकी वैल्यू 4 है, फिर इसकी वैल्यू 5 है, हम इसको इस बार लिख सकते हैं ये 4 है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने 5 है, कितना है 5 है। अब देखो उन्होंने देखो 7 में काम किया, मतलब 4 और 5 नहीं मिलकर 7 में काम किया, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो कितना आ गया 9 बचे 45, तो मतलब कि 100 में से 45। देखो टोटल वर्ग था ये 100, और ये देखो ये तुम्हारा वर्ग डन जो कि पूरा मतलब 45 वर्ग का काम पूरा हो गया, तो तुम्हारा कितना वर्ग बचा, शेष बचा, शेष तुम्हारा 55 वर्ग बचा, 55 वर्ग।
55 कार्य बचा। और अब देखो क्या बोल रहा है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी अपान वर्क अपान इफिशिएंसी। वर्क है कितना है हमारा 65, इफिशिएंसी कितनी है बी की कितनी है 5 है, बराबर 11 दिन। तो बी जो है ना उस काम को 11 दिन में पूरा कर लेगा। ये आ गया आप सभी का आंसर। ठीक है, आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए जय महाकाल का नाम लेते हुए अगला क्वेश्चन करते हुए आप सभी के बने रहते हुए हम भी बनाए रहते हुए आइए देखते हैं लगता है। वाई की मासिक आय और वाई के बीच का अनुपात 8:5 क्या दिया है, आय फिर वाई के बीच का अनुपात 8:5 दिया है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी वाई में 3% वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होती है। तो आपको सूत्र याद होगा, जो आय होता है ना, आय बराबर होता है वाई धन बचत, वाई धन बचत, आय बराबर तो वाई धन बचत। तो आय तो हमारे कितना दिया गया है, मतलब कि आय कितना दिया है हमारे पास 8 दिया गया है और फिर वाई कितना दिया गया है 5 दिया गया है और फिर मतलब कितना है बचत 3 है। तो यहाँ पर देखो यदि 30% वृद्धि की जाए 30% वृद्धि की जाए तो ये काम करते हैं इन सभी को मतलब कि 10 से गुणा कर देते हैं। तो 0 0 0 जब हम 10 से गुणा तो ऐसा हो जाएगा 80 बराबर 50 धन 30 हो जाएगा। अब देखो क्या बोलता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, आय में 20% वृद्धि की जाती है, आय में क्या होता है 20% की वृद्धि की जाए तो क्या होगा 80 का 20% कितना होता है बताओ, 0 0 का 8 16 और उसकी वाई में 30% की वृद्धि की जाती है, उसके वाई में 3% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, वाई कितना है हमारा 50 है, 50 का 30% कितना होता है 0 0 0 0 5 15 15 तो कितना बचा 16 और 15 धन 1 बचा कि नहीं बचा कि नहीं बताओ। अगर आय बराबर आय धन बचत होता है तो 16 बराबर 15 धन 1 होता है कि नहीं, हमने अपने मन से यहाँ पर लिखा है 1 लिखा है क्योंकि 16 बराबर 15 धन 1। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, तो उसकी मासिक बचत में वो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी याद कीजिए। बताओ यहाँ पर मतलब प्रतिशत वृद्धि की कमी है, बताओ। अब बताओ कि यहाँ पर हम कैसे क्या करें कि यहाँ पर 1 आ जाए, हम 30 में आखिर हम क्या गुणा करें कि यहाँ पर हमें 1 आ जाए। 30 में हम कितने परसेंटेज से गुणा करें कि 1 आ जाए, x परसेंटेज मतलब कि x बटा 100 बराबर मतलब कि यहाँ पर 1/30 तो मतलब कि x बराबर 100 1/30 गुणे 100 0 से 0 कर दिया मतलब कि x बराबर 10/3 आगे कि नहीं, हमें यहाँ पर वृद्धि करनी होगी 10/3 की। ठीक है कि नहीं, ये हमारे होगी वृद्धि इतनी करनी होगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कितने की 30% वृद्धि की है कि नहीं, और यहाँ पर हमें इतने करने होंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि क्या करनी, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या होगा 10/3 प्लस में गुणे 100। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा 10/3 गुणे 100 तो 1 सही मतलब कि 3 का 3 3 9 3 सही 1/3% 100% इतने ऑप्शन में ऐसा होता है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन का आंसर। चलिए मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, आज इतने के लिए काफ़ी है। अब हम थोड़ा रीजनिंग बढ़ा देते हैं।